चलिए जी दोस्तों, आपके पास में अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। हमने रिस्क मैनेजमेंट में जो भी एग्जाम्पल थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट कर लिए। अब सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है। और सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक बेसिकली आपके पास में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाके दूसरे चैप्टर्स के इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी आपके पास में मॉड्यूल में गिवन है, सबका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और इलस्ट्रेशन वगैरह है तो वो भी, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, ठीक है। बेसिकली सी एफ फाइनल लेवल पे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल बहुत कम रखे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बस 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं और काम ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो मुझे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाना होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यहाँ पे इलस्ट्रेशन तो है नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखें तो कह रहा है कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ NSE निफ्टी फ्रॉम 6th to 17th डे ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी, ठीक है। जनवरी मंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं और कुछ डे आपको दे रखा है कि 6th डे से 17th डे तक की ये इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे एज फॉलो, मतलब कि नीचे आपको गिवन, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे दे रखा है, गिवन है। और इन्फॉर्मेशन में अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6th डे से आपके पास में स्टार्ट हो रहा है और 17 डे को ख़त्म होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, ओके। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है 6 से। ओबियसली उन्होंने पहले ही कह रखा है कि 6 से 17 तक की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं नीचे, ठीक है। अगर हम आगे चेक करें तो कौन सी डेट को कौन सा डे आ रहा है वो भी आपको दे रखा है। जैसे कि 6th डेट को आपके पास में डे आ रहा है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से डे आपको गिवन है। और उसके बाद सेंसेक्स आपको गिवन है वैल्यू बेसिकली। तो 6 तारीख को क्या वैल्यू थी, 7 को क्या थी, 8 को ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, 9 को ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, ट्रेडिंग नहीं होता है तो उसका कोई एनालिसिस बनता ही नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर का मतलब क्या है कि हम एनालिसिस करते हैं वैल्यू का, शेयर्स की वैल्यू का एनालिसिस करना, ठीक है। अब ध्यान रहे कि जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ है उस दिन कोई यहाँ पे एनालिसिस नहीं होगा। तो जिस दिन आपके पास में ट्रेडिंग नहीं हुआ उस दिन का कोई एनालिसिस नहीं बनता। तो जहाँ जहाँ ट्रेडिंग नहीं है वहाँ पे हमारे पास में कोई एनालिसिस नहीं बनेगा, हमें उसे छोड़ देना है, उस डेट को इग्नोर करना है बेसिकली, ठीक है। जिस डेट को अमाउंट दे रखा है, मतलब कि उस दिन ट्रेडिंग हुई है, उस दिन ट्रेडिंग हुई है तो उस दिन को हमें कंसिडर करना है, उसके अलावा कोई दिन को कंसिडर नहीं करना है। मतलब कि नो ट्रेडिंग, मतलब कि नो कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये आपके पास में टोटल 5 दिन ऐसे है जिसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। बाकी के अमाउंट दे रखा है तो उन्हें कैलकुलेशन में लेना है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है, आपके पास में कैलकुलेट करेंगे आप क्या चीज़ कह रहे हैं, कहते हैं कैलकुलेट करिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम शॉर्ट में EMA कहते हैं, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट में EMA कहते हैं आपके पास में। तो आपके पास में EMA कैलकुलेट करना है और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे कि आप देखिए तो अगर प्रीवियस ईयर का EMA आपको ऑलरेडी गिवन है 15,000 रुपीज़, ठीक है। प्रीवियस डे का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दे रखा है 15,000 और 31st डे तक का आपको जो है EMA का क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट कहते हैं जिसे शॉर्ट में E कहते हैं। ये एक्सपोनेंट वर्ड लिखा है जिसे हम शॉर्ट में जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो वहाँ पे हम इसे E लिखते हैं, शॉर्ट में E, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट आपको ऑलरेडी गिवन है। बेसिकली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नहीं गिवन होता क्वेश्चन में। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि भाई आप जो है एक काम करिए, 2 डिवाइड बाई आपको जितने भी डेज है, ठीक है।
आपके क्वेश्चन में जितने भी डेज के लिए एनालिसिस करने के लिए कहा है वो डेज लेना है और +1 करना है। ये फॉर्मूला होता है ई निकालने का, एक्सपोनेंट। अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो कंपलसरी वही लेना है। तो कहते हैं ई कैसे निकलता है, 2 डिवाइड बाई आप डे +1 कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने एनालिसिस करने के लिए कहा है, कहता है कि 31 डेज। ठीक है, ये डेज आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहते हैं बेसिकली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको गिवन है 31 डेज। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 डिवाइड बाई 31 + 1 मतलब कि 32 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास में इसके इक्वल टू ही आंसर आएगा। आंसर कितना आ रहा है, 0.0625। लेकिन क्या ये आंसर कंसिडर करेंगे, आंसर इज नो, बिकॉज अगर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कंपलसरी वही लेना है। फिर आप जो है कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर कंसिडर करेंगे तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर क्वेश्चन ने ई दे रखा है, एक्सपोनेंट दे रखा है, तो फिर इसे ही कंसिडर करना है, फिर फॉर्मूला पुट नहीं करना। ठीक है, फिर फॉर्मूला पुट करके आंसर नहीं निकालना। अगर नहीं गिवन है तो आपके पास में ई का फॉर्मूला ये है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है इसलिए ये फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को कंसिडर नहीं करना है। तो ये कैंसिल कर देते हैं, इस फॉर्मूले को हमें कंसिडर नहीं करना है बिकॉज इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन है तो फिर तो वही कंसिडर करना है, उसके अलावा कोई अदर अगर वैल्यू कंसिडर करोगे तो वो गलत माना जाएगा, आंसर इज़ रॉन्ग। ठीक है, सीधे सीधे आपके पास में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो ये देख ली। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था, फिर से एक बार कहते हैं ईएमए कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट में ईएमए कहते हैं। ठीक है, ईएमए कैलकुलेट करना है, तो ईएमए का फॉर्मूला पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए ईएमए का फॉर्मूला हम पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ईएमए पूछा है और मैंने कहा कि ईएमए का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं। ईएमए का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमए का फॉर्मूला जो है, ठीक है, ईएमए इज इक्वल टू, बेसिकली एग्जाम में इसका फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म अलाउेबल नहीं होता है, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप जब भी आप इसे लिखे तो फुल फॉर्म में ही लिखिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस तरीके से। कहते हैं कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि आपको करना है करंट प्राइस। मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला होगा लेकिन वो सारे फॉर्मूले सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद बताता हूँ। करंट प्राइस आपको लेना है जो भी शेयर्स का, ठीक है, चल रहा है, वो करंट प्राइस आप लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं ई शॉर्ट में, और वो कितना दे रखा है 0.062, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगर नहीं गिवन है तो फिर हमें उसे फॉर्मूले से निकालना होता है, लेकिन अगर गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता है, मैंने अभी अभी बताया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इसका आंसर को ब्रैकेट में रख देना है, ठीक है, अलग से, क्योंकि इसके साथ और एक चीज़ ऐड करनी है आपको। क्या चीज़ ऐड करनी है, कहते हैं प्रीवियस ईयर का जो एक्सपोनेंशियल प्राइस था, ठीक है, ईएमए प्राइस था, वो आपको लेना है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रीवियस ईएमए, प्रीवियस ईएमए। ठीक है, कई बार प्रीवियस ईएमए की जगह हम सिंपल एवरेज अमाउंट भी ले सकते हैं, जैसे कि इस बार क्वेश्चन में सिंपल एवरेज करके 15,000 रुपये दे रखे हैं, तो ये दोनों एक ही है, आपको वही कंसिडर कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ आ जाती है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 माइनस ई, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, तो ये आपके पास में बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है, फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। अब एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पता है, क्या क्या चीज़ें नहीं पता है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। एक बार के लिए क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपके पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डे वाइज इन्फॉर्मेशन है। अब डिफरेंट डे वाइज इन्फॉर्मेशन है, ये फॉर्मूला तो पर्टिकुलर डे के लिए है, किसी डे को, ठीक है, पर्टिकुलर डेट को अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर डेट के लिए फॉर्मूला है। अब इसने तो कह दिया कि भाई 6 से 17 तक पूरा एनालिसिस करना है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डेट जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ है वहाँ पे तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, वो तो कैंसिल है। जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ उसे तो इग्नोर ही करना है, क्योंकि उसका एनालिसिस हो ही नहीं सकता। जब ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है तो क्या ही एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जिस डेट की प्राइस की इंफॉर्मेशन गिवन है उस दिन को हम ईएमआई का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब इसने तो सारे दिन का एनालिसिस करने के लिए कहा है, पर्टिकुलर डे का बोला होता, फॉर एग्जांपल 6th डे का बोला होता तो 6 डे की इंफॉर्मेशन पुट करके मैं 6 डे का एनालिसिस निकाल लेता, ईएमआई निकाल लेता। लेकिन इसने सारे के सारे 6 से लेके 17 तक जितने भी एनालिसिस करने लायक डेट है सारा एनालिसिस करने के लिए कहा है। अब हर बार तो फॉर्मूला पुट करते रहेंगे ऐसा तो मतलब पूरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसके लिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूले के हिसाब से एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हम एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे और अमाउंट पुट कर करके हम हमारा आंसर कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिन हैं तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। कहते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट, जिस डेट का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखूँगा। फॉर एग्जांपल 6th डे से स्टार्ट हो रहा है, डेट नंबर 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद 7 का एनालिसिस करूँगा तो नीचे 7 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में हो जाएगा। तो पहला मैंने एनालिसिस बताया आपके पास में फॉर्मेट का पहला कॉलम डेट। उसके बाद तो जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है वही कॉलम बनानी है हमें, और कोई नया काम तो करना नहीं है। कहते हैं डेट का एक कॉलम बना दिया, क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं करंट प्राइस का एक कॉलम बना लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में ही करंट प्राइस तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ही करना है बेसिकली सॉल्यूशन में, करंट प्राइस का एक कॉलम बना लिया। कहते हैं एक प्रीवियस ईएमए का बना लेते, ठीक है, कॉलम प्रीवियस ईएमए, प्रीवियस ईएमए। और बस यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ईएमए जो आएगा, ठीक है, जो ईएमए हमारे पास में आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। और ईएमए कैसे आएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है ईएमए के लिए, ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है, इस तरीके से आपके पास में आंसर आएगा। तो हमने कॉलम बनाया है, ठीक है। आइए अब इस तरीके से सोल्व करना स्टार्ट करते, इजी वे है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। आइए एक बार के लिए यहाँ पे हम लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है आपके पास में, और इसका सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए ओके डन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले तो ये चेक करते रहिएगा कि उस दिन ट्रेडिंग हुआ है या फिर नहीं। अगर ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है तो उस डेट को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डे 1 मतलब कि डेट आपके पास में कौन सी है, 6। मैं यहाँ पे डेट की कॉलम में लिख देता हूँ 6 इसलिए लिखा क्योंकि उस दिन ट्रेडिंग हुआ है तो उसका एनालिसिस होगा, मतलब कि उसका ईएमए निकल सकता है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ उसका ईएमए नहीं निकल सकता, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि 6th डे बताइए करंट प्राइस, सेंसेक्स जो है मतलब कि उसका मतलब होता है करंट प्राइस, ठीक है। तो ये करंट प्राइस आपको दी है, मतलब कि उस दिन का प्राइस क्या चल रहा है। तो कहते हैं 14,522, 14,522 ये करंट प्राइस है, ठीक है। प्रीवियस ईएमए मतलब कि प्रीवियस प्राइस, मतलब कि प्रीवियस ईएमए का मतलब क्या होता है, 5th डे, ठीक है। 6 से पहले कौन सा आता है, 5th, ठीक है, डेट 5th। तो 5th डेट को ईएमए क्या था वो हमें चाहिए। तो सर वो तो पता ही नहीं क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पे 6th से गिवन है, 5th का तो हमें पता ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। 5th की इंफॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है तो 5th डे का इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए क्वेश्चन खुद आपको प्रीवियस ईएमए दे रखता है क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आप स्टार्टिंग कर पाए बेसिकली। तो कहते हैं कि सर प्रीवियस ईएमए कहे या फिर
आप कहें यहाँ पे वर्ड जो है आपको दे रखा होगा प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चलो वही दे रखा है प्रीवियस ईएमए वर्ड, प्रीवियस ईएमए, प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको कितना दे रखा है 15,000। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के लिए दे रखा था, ये 15,000 यहाँ पे लिख दिया, ये 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, काम खत्म। बस यहाँ पे ध्यान रहे ई और 1 माइनस ई की कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। कहते हैं ई कितना गिवन है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है ई इज इक्वल टू 0.062 है, तो 1 माइनस ई कितना होगा, तो 1 माइनस ई कितना होगा, तो कहते हैं 1 माइनस 0.062, 1 माइनस ई होगा 0.938, 0.938। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। बस अब यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम फुल स्क्रीन करके इसका सॉल्यूशन कर पाए। मुझे बताइए 7th डे आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा, 7th डे आएगा क्योंकि 7th डे को ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, इसलिए 7th डे आएगा। और करंट प्राइस क्या है सर? कहता है 14,925 है। ठीक है, 8 आएगा क्या? नहीं सर, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 को जो है ट्रेडिंग नहीं हुई है, 8 नहीं आएगा। 9 आएगा क्या सर? नहीं, 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 को भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, और जिस दिन ट्रेडिंग नहीं होती है उस दिन को हम मानते ही नहीं है कि उस दिन कुछ हुआ है। ठीक है, उसे बिल्कुल इग्नोर करना है। इसके बाद कहते हैं 10th आएगा क्या? बिल्कुल सर, 10th आएगा। ठीक है, 10th के लिए प्रीवियस ईएमए क्या होगा? 7th का जो आंसर आया वही प्रीवियस ईएमए 10th के लिए माना जाएगा। वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर इस डिस्कशन करते हैं क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं। 15,222। इसके बाद 11th है, हाँ 11th आएगा, 12 आएगा, 13 भी आएगा, 14 नहीं आएगा। ठीक है, तो बता दीजिए इन्फॉर्मेशन। 11th को 16,000 है, तो 11th को 16,000 हमने लिख दिया। इसके बाद 12th को 16,400। ठीक है, इसके बाद 13 को 17,000 है, 17,000 लिख दिया। इसके बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा। 17 को ट्रेडिंग हुई है, करंट प्राइस दे रखा है, इसका मतलब है तो 18,000 आपके पास में गिवन है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई उस दिन को इग्नोर करेंगे बेसिकली, और इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले हमने ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब एक एक करके सबका ईएमए निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ईएमए ही तो पूछा था। ठीक है, तो बताइए ईएमए का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ईएमए का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ई क्या है, 1 माइनस ई क्या है, वो भी हमने लिख रखा है। बस हमें कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालना है और आंसर लिखते चलना है। कहते हैं करंट प्राइस कितना है, तो 6th डे की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6th डे को करंट प्राइस कितना है? 14,522 है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में लिख दिया 14,522। क्या करना है सर? कहते हैं मल्टीप्लाई करना है आपके पास में। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल से, एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं। वो कितना है सर? 0.062। तो मल्टीप्लाई 0.062, तो आंसर आपके पास में 900.364 आया होगा। मेमोरी प्लस में डाल दिया मैंने, लिख लिया। ठीक है, मेमोरी प्लस कैलकुलेटर में जो मेमोरी प्लस का बटन है उसमें मैंने डाल दिया। आपके मेमोरी प्लस का यूज़ आपको पता ही होगा, इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अपने लेक्चर में, और हमारे लेक्चर से नहीं आप पढ़े हैं तो जहाँ कहीं से भी पढ़े होंगे वहाँ पे आपको पढ़ाया होगा कि कैलकुलेटर में इन सारे बटन्स का क्या यूज़ होता है। तो कहते हैं मेमोरी प्लस में मैंने इसे डाल दिया है। इसके बाद क्या करना है? कहते हैं प्रीवियस ईयर का जो ईएमए है उसे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस ई से। 1 माइनस ई ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 0.938 है। बस प्रीवियस ईयर का ईएमए कितना है वो बता दो। तो फर्स्ट डेट को तो प्रीवियस ईयर का ईएमए पता नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन ने खुद दे रखा है कि भाई 15,000 ले लेना। ठीक है, सो कहते हैं 15,000 हमने ले लिया, 15,000 कैलकुलेटर में मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करूँगा 0.938, तो 15,000 मल्टीप्लाई 0.938 करूँगा, इक्वल टू प्रेस करूँगा, ये आपके पास में 14,070 रुपीज़ आ रहा होगा, जिसे मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया और मेमोरी रिकॉल करूँगा तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा क्या? ईएमए। ईएमए कितना आ रहा है? तो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा होगा, आपका भी इतना ही आ रहा होगा,
14,970.364। लो जी 364, ये आपके पास में ईएमआई आ गया 6th डे का। हमें पूछा है हर एक डेट का ईएमआई निकालना है, तो ठीक है 7th को भी निकाल लेते, 10th को भी निकालेंगे, 11th को भी, जहाँ जहाँ ट्रेडिंग हुई हर एक दिन का हमें निकालना है इसी तरीके से। अब बताइए 7th को मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, करंट प्राइस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन ही होता है, ठीक है, करंट प्राइस हमें थोड़ी ना निकालना होता है, बट प्रीवियस ईएमआई क्या होगा सर? प्रीवियस ईएमआई ये होगा कि इससे पहले की डेट को जब भी ट्रेडिंग हुई है उस दिन का ईएमआई, मतलब कि प्रीवियस ईएमआई। अब 7 से पहले कब ट्रेडिंग हुई थी सर? 6 को, ठीक है, 6 को ट्रेडिंग हुई है, आपके पास में ईएमआई भी हमने निकाला है, तो वही 7th के दिन प्रीवियस ईएमआई माना जाएगा, मतलब कि ये ईएमआई जो है ये प्रीवियस ईएमआई बन जाएगा 7th को, ठीक है। तो 14,970.364, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, बस कोई बड़ी बात नहीं है। करंट प्राइस कितना है सर? 7th को करंट प्राइस है 14,925, मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? ई का मतलब क्या है? 0.062 मल्टीप्लाई 0.062 इज इक्वल टू, मेमोरी प्लस में मैंने डाल दिया, कुछ 925.35 आया होगा, मेमोरी प्लस में डाल दो। उसके बाद प्रीवियस ईयर का प्राइस, प्रीवियस ईयर का ईएमआई का प्राइस क्या है? तो 14,970.364 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ई से, ठीक है, और 1 माइनस ई कितना है? 0.938 इज इक्वल टू, प्रेस करेंगे, इसे भी मेमोरी प्लस में डाल दिया, और मेमोरी रिकॉल का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आ रहा है? कुछ 14,967.551 आ रहा होगा, ठीक है जी, 551 इस तरीके से। अब 10th को हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 8, 9 2 दिन ट्रेडिंग हुई ही नहीं थी, तो डायरेक्ट हम 10th को एनालिसिस करेंगे, ईएमआई निकालेंगे, ठीक है। तो 7th के बाद आ गए हम डायरेक्टली 10th पे। कहते हैं 10th का करंट प्राइस ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन प्रीवियस ईएमआई नहीं गिवन होता है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेट का प्रीवियस ईएमआई गिवन होता है, क्योंकि उससे पहले का तो आप कैलकुलेशन करके निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए दिया होगा, लेकिन उसके बाद तो हमें ऐसे ही चलाते लेना है बस। तो कहते हैं 10th डे को प्रीवियस ईएमआई क्या होगा? तो प्रीवियस ईएमआई वही होगा कि इससे पहले के दिन कब ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का ईएमआई क्या था। तो अगर 10वें दिन डेट 10th को अगर हम खड़े हैं और देखें कि अगर इससे पहले ट्रेडिंग कब हुई थी, तो कहते हैं कि 7th को हुई थी, तो 7th का ईएमआई कितना है? वही प्रीवियस ईएमआई बन जाएगा यहाँ पे। तो 7th का ईएमआई कितना है? 14,967.551, वही क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईएमआई, ठीक है। तो ये आपके पास में ध्यान रखना है कि जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई उस दिन को तो हमें बिल्कुल ही इग्नोर करना है, उसे तो देखना ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली प्रीवियस ईएमआई का मतलब होता है कि उससे पहले के दिन जब भी ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का ईएमआई कितना है, वही इस बार प्रीवियस ईएमआई बन जाएगा। तो वो बन गया, ठीक है, आपके पास में, तो वैल्यू में पुट कर दो। तो करंट प्राइस मल्टीप्लाई ई करेंगे, करंट प्राइस कितना है? 15,222, इस बार 15,222 करंट प्राइस है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है? 0.062 इज इक्वल टू, प्रेस किया तो 943 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसे मेमोरी प्लस में डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? प्रीवियस ईएमआई मल्टीप्लाई 1 माइनस ई, प्रीवियस ईएमआई कितना है? कहते हैं 14,967.551, मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस ई कितना था? 0.938, तो मल्टीप्लाई 0.938, जो भी आया उसे भी मेमोरी प्लस में डाल दिया, और मेमोरी रिकॉल का जैसे ही बटन प्रेस करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 14,983.326, ठीक है जी, ये आपके पास में आंसर आ रहा होगा। अब जैसे ही 11th का कैलकुलेशन करेंगे तो 11th के लिए जो 10th का ईएमआई था वही प्रीवियस ईएमआई बन जाएगा, तो 14,983.333 कर सकते, या फिर 326 पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, बस इस दिन वापस से वही चीज़ रिपीट करनी है बस 17 तक, ठीक है। तो 16,000 इंटू
एक्सपोनेंट 0.062 था, मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला मेमोरी प्लस। इसके बाद 14,983.326 मल्टीप्लाई करेंगे 0.938, 938 ही था, हाँ 938। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 15,046.359। ठीक है जी, 359 ये लीजिए। इसके बाद वापस से यहाँ पे 12th को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईएमए ये बन जाएगा 46.359। ठीक है जी, ये प्रीवियस ईएमए बन गया। बस वैल्यू पुट करनी है वापस से फॉर्मूले के हिसाब से। तो 16,400 मल्टीप्लाई करेंगे 15,046.359, ये आपके पास में जो भी आंसर आ जाएगा 16,400 मल्टीप्लाई 0.062 फॉर्मूला के हिसाब से। मेमोरी प्लस में डाल दो 15,046.359 मल्टीप्लाई करेंगे 0.938 और सॉल्व करके आपके पास में जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा 15,130.284। इतना ही समथिंग आपके पास में आंसर आ रहा होगा और वही आपके पास में यहाँ पे प्रीवियस ईएमए वापस से बन जाएगा। तो 15,130.284। ठीक है, और वापस से फॉर्मूला पुट करेंगे 17,000 इस बार है यहाँ पे करंट प्राइस, मल्टीप्लाई 0.062 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। इसके बाद 15,130.284 इंटू करेंगे 0.938 इज इक्वल टू जो भी आया मेमोरी प्लस में डाल दिया और मेमोरी रिकॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 15,246.206। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसके बाद वापस से यहाँ पे लास्ट टाइम 15,246.206 यहाँ पे आपके पास में जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे वापस से एक बार लास्ट टाइम फॉर्मूला पुट करना है 18,000 मल्टीप्लाई 0.062 जो कि एक्सपोनेंट है और मेमोरी प्लस में डाल दिया 15,246.206 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.938 से और जो भी आया मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस में डाल देंगे और मेमोरी रिकॉल जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 15,416.94 या फिर 941, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये आंसर आ गया। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पे अगर एनालिसिस आप करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सर ईएमए का जो अमाउंट है, मतलब कि जो प्राइस है, एनालिसिस प्राइस आपके पास में, वो अगर आप देखें तो आपके पास में बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। 14,000 पहले था, 14,970, इसके बाद 67 हुआ है बेशक, लेकिन उसके बाद बढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर लास्ट आप देखें तो अल्टीमेटली ये बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ये बढ़ रहा है। 14,970 से 6th डे से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि प्राइस कितना था 14,970, वो बढ़ता चला गया और आपके पास में 17 डे हमारा लास्ट एनालिसिस डे है। तो उस दिन देखे तो वो आपके पास में कितना हो गया 15,416। तो बेसिकली मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हुई है और जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम कंक्लूजन ये देते हैं कि आपके पास में जो मार्केट है, कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूजन, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उस मार्केट को कहते हैं बुलिश। ठीक है, तो कहता है कि द मार्केट इज बुलिश। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव आप ऑपोजिट आप सोचे कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही थी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेरिश। यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेलिंग इस तरीके से होता है। अगर प्राइस डिक्रीज होती तो आप ये वर्ड लिखते। ठीक है,
यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है बेसिकली, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पे वर्ड है बुलिश, ठीक है। अगर यहीं पे अगर प्राइस डिक्रीज हो रही होगी तो आप बेरिश लिखते, ठीक है। तो ये वर्ड आपके पास में कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो वर्ड हम लिखेंगे कि द मार्केट इज बेरिश, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बुलिश। जब मार्केट आपके पास में बुलिश है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर जो भी है, ब्रोकर है, ठीक है, हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए, वो लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है, शेयर्स को आप जो है क्या कर सकते हैं, बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जितने भी कंपनी के साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर है, ब्रोकर है, इन्वेस्टर्स जो है, जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं सर, टेक लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से वर्ड होता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है बाय कर लीजिए और शॉर्ट का मतलब होता है सेल कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, इस तरीके का एनालिसिस है, देख लीजिए। अगर आप 6th डे को है खड़े हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है। अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखिए फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश है और आपको क्या करना चाहिए, शेयर्स को परचेज कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप जो है जब प्राइस बढ़े तो बेच सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मार्केट बुलिश है और टेक लॉन्ग पोजीशन आपके पास में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म होता है। एक बार के लिए ICAI के सॉल्यूशन से मैच कर लेते हैं। बेशक उनका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यूज़ हुआ होगा, तो फॉर्मेट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन आपका मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि फॉर्मेट बना रखा है और फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे डेट है, ठीक है, सेंसेक्स है, जैसे करंट प्राइस यहाँ पे सेंसेक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, करंट प्राइस आपके पास में। इसके बाद हमें प्रीवियस डे का जो कॉलम बनाए वो तो हमने भी बनाया। उसके बाद ये दो कॉलम बनाए वो उनके फॉर्मूले के हिसाब से बनाए। फॉर्मूला इन लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ता है। हमने जैसे कि यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा है, देखिए ये लिखना पड़ता है, फॉर्मूला आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। आपने नहीं लिखा है मतलब मार्क्स कट जाएंगे। प्लस ये चीज़ भी आपको वर्किंग में दिखानी पड़ेगी कि ई क्या है 0.062 और 1 - ई क्या है 0.938, ठीक है। और ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंक्लूजन भी आपको दे के आना है कि मार्केट जो है क्या है सर, बुलिश है और इन्वेस्टर और जो भी आपके पास में ब्रोकर्स हैं उन्हें इंडिकेशन है कि वो लॉन्ग पोजीशन में आप जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।